तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गुरु बीजाणु जनन, जिसको बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो अब मेगा स्पोरोजेनेसिस यार आप लोगों ने देखा होगा बहुत कठिन है, ये है वो है, मतलब समझ में नहीं आता है। लघु बीजाणु जनन नहीं समझ में आता है, गुरु बीजाणु जनन क्या मतलब क्या है, कुछ समझ आता ही नहीं, बहुत बोरिंग है। ठीक है, तो मैं जब पढ़ाता हूँ ना तो तुम्हें पता है कि बोरिंग क्लासेस नहीं होती है। ठीक है ना, तो जो गुरु बीजाणु जनन है वो तुमको पूरा समझ में आएगा, 101% आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो आप लोग अब अपनी हेडिंग करिएगा गुरु बीजाणु जनन। अभी तक आप लोगों ने किसी भी टीचर से पढ़ा है, समझ आया नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जब तुम्हें ये बायोलॉजी का जो बायो अमन है ना ये पढ़ाएगा ना तब समझ में आएगा। ठीक है, गुरु बीजाणु जनन को इंग्लिश में बोलते हैं, बेटा पढ़ लो इंग्लिश थोड़ा सा, है ना, इंग्लिश पढ़ना बहुत है जरूरी है ना। मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है, मेगा स्पोरोजेनेसिस, गुरु बीजाणु जनन, जो जनन, ठीक है, इस जनन से क्या होता है, तो इस जनन से गुरु बीजाणु उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जिससे जनन की क्रिया होती है। अब जैसे पुष्प के नर भाग में पुंकेसर के अंदर, ठीक है, एंथर के अंदर कौन सी जनन हो रहा था, तो वहां पे हो रहा था लघु बीजाणु जनन। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा था, तो यहां पे है मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, चलिए ये जनन कहां पर होगा, गुरु बीजाणु के अंदर होगा, उसके अंदर होगा नहीं, फिर किसके अंदर होगा, ये जनन होगा बीजांड के अंदर। बीजांड किसके अंदर होता है, ओव्यूल के अंदर। ठीक है, तो चलिए जाहिर सी बात है अब हमें बीजांड बनाना पड़ेगा, तब हमने बनाया भैया ये बीजांड। ठीक है, ये बीजांड है। अब हमने देखा कि ये बीजांड का निभाग है, ये बीजांड व्रंत है, ये बीजांड द्वार है। ठीक है, हमने आपको ये बताया था कि भैया बीजांड जो है ना, ये बीजांड, इसके अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है ना, इसी बीजांड के अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती हैं। बताओ, बताया था कि नहीं मैं, अब भाई जाहिर सी बात अगर बीजांड बना है तो उसके अंदर कोशिकाएं तो पाई जाएंगी ना। ये देखो, इस बीजांड के अंदर कोशिकाएं पाई जाती हैं, और इन कोशिकाओं को मैंने क्या बताया था, तो इन कोशिकाओं को मैंने बताया था मृदुतक कोशिका कहते हैं कि नहीं कहते, बताओ यस या नो। तो जो बीजांड के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको हम लोग मृदुतक कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, और जो बीजांड के भाग में जहां पर ये कोशिकाएं पाई जाती हैं उसको बोलते हैं बीजांड काय, न्यूक्लियस। उसको तो क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं बीजांड काय, समझना क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, इसके अंदर कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, तो लिख लेना, इसके अंदर मृदुतक कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो बीजांड काय होता है, ये बीजांड काय की जो कोशिकाएं होती हैं वो फूल कर क्या होती हैं, तो वो फूल करके प्रप्रसु कोशिका बना लेती हैं। क्या बनाती हैं, समझना, ये जो कोशिकाएं हैं मृदुतक कोशिकाएं जो बीजांड काय के अंदर पाई जा रही हैं, ये प्रप्रसु कोशिकाएं फूल करके क्या बनाती हैं, तो वो बनाती हैं आर्की स्पोरियल सेल। ठीक है, वो बनाती हैं प्रप्रसु कोशिका। समझो, यही कोशिका मृदुतक कोशिकाएं फूल करके क्या बनाती हैं, प्रप्रसु कोशिका, जिसको बोलते हैं आर्की स्पोरियल सेल। ठीक है, ये हुई आर्की स्पोरियल सेल। अब हमने देखा था लघु बीजाणु जनन में कि आर्की स्पोरियल सेल क्या करती है, विभाजित करती है। ठीक है, तो आर्की स्पोरियल सेल के अंदर हमने देखा था कि भैया इसके अंदर समसूत्री विभाजन होता है। बिल्कुल सही सही बता रहा हूँ यार, मजाक करने का टाइम नहीं, नहीं मैं तुम लोगों से मजाक करूंगा अब। ठीक, सीरियस टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं, सीरियस टॉपिक में नो बकवास, नो मजाक, सिर्फ क्या होगा, सिर्फ ओनली फोकस ऑन योर स्टडी। ठीक है, ओनली फोकस ऑन योर की पॉइंट्स। चलो, तो जो प्रप्रसु कोशिका होता है ना, याद रखना, प्रप्रसु कोशिका के अंदर होता है समसूत्री विभाजन। ठीक है, समझो, यहां पे आर्की स्पोरियल सेल है, जो प्रप्रसु कोशिका है उसके अंदर समसूत्री विभाजन होता है। वहां भी गुरु बीजाणु जनन में, लघु बीजाणु जनन में भी समसूत्री विभाजन हो रहा था, तो वहां पर भी एक चीज मिलता है भैया, इसको भित्ति तो चाहिए। ठीक है, तो एक बनेगा प्राथमिक भित्ति कोशिका और एक बनेगा बीजाणु जनन कोशिका। ठीक है, एक बन गया आपका बीजाणु जनन कोशिका
और एक बन गया आपका प्राथमिक भित्ति कोशिका। ठीक है, और अगर पूछा जाए ये प्रप्रसू कोशिका कौन सा जनन करती है तो इसको लिख लेना, ये समसूत्री विभाजन करती है। लिख दो इसमें, ये देखो समसूत्री विभाजन करती है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक चीज पता है, एक चीज हमें ये पता है कि जो प्राइमरी पेराइटल सेल होगी, ठीक है, पेराइटल सेल का मतलब क्या होता है, भित्ति कोशिका। जो प्राइमरी पेराइटल सेल होगी, जो स्पोरोजिनस सेल होगी, इसको बोलते हैं स्पोरोजिनस सेल, है ना, स्पोरोजिनस सेल, और इसको बोलते हैं प्राइमरी पेराइटल, प्राइमरी पेराइटल सेल। ठीक है, जो प्राइमरी पेराइटल सेल, भित्त मतलब कोशिका की भित्ति बनाएगी, इसकी भित्ति बनाएगी ये कौन, प्राथमिक भित्ति कोशिका। और जो बीजाणु जनन कोशिका है ना, वो जनन करेगी, क्या करेगी, जनन करेगी, बीजाणु उत्पन्न करेगी, ओव्यूल का निर्माण करेगी। ठीक है, जिससे जनन हो सकेगा। ठीक है, तो देखो जो प्राइमरी भित्ति कोशिका होती है, प्राइमरी पेराइटल सेल होती है, वो प्राथमिक भित्ति कोशिका का निर्माण कर देती है। ये देखो, ये एक इस बीजांड के अंदर एक भित्ति बन गई। ठीक है, क्या बन गई, एक भित्ति बन गई। और अगर पूछा जाए इस भित्ति का निर्माण किसने किया, तो इस भित्ति का निर्माण किया प्राइमरी पेराइटल सेल ने। किसने किया बाबू, तो उसने किया प्राइमरी पेराइटल सेल ने। बताओ, समझ गए। अब हमारे पास क्या बचता है, बीजाणु जनन कोशिका। जो बीजाणु जनन कोशिका होती है, स्पोरोजिनस सेल होती है, वो बिना विभाजन किए हुए ही वो एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करती है। ये गुरु बीजाणु, बीजाणु जनन कोशिका कैसे काम करती है, तो ये गुरु बीजाणु, ये ग्राफ बना लेना। ठीक है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है, की तरह कार्य करती। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत सिंपल से समझाऊंगा, है ना। इसको कोई भी विभाजन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, बिना विभाजन किए हुए, ठीक है, गुरु सॉरी बीजाणु जनन कोशिका जो होती है वो बिना विभाजन किए हुए एक क्या करती है, तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण कर। डायग्राम फिर से बनाते हैं। चलो, हमने देखा भैया ये प्राथमिक भित्ति कोशिका, भित्ति बना दी, तो हमने ये बना दिया इसकी भित्ति, मतलब बना दो यार, है ना, कहने को ना रह जाए कि भित्ति बाद में कहीं मिल जाए तो बोलने लगेगी यार तुमने तो हमको बनाया नहीं था, इसलिए हम तुम्हें भूल गए हैं। भित्ति भी याद रखे तुम्हें। ठीक है, ये देखो प्राइमरी भित्ति कोशिका बना दिया। अब बनाना है हमें बीजाणु जनन कोशिका। तो ये जो कोशिका यहां से बन के निकली है, इसको हमने बोला गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ये क्या बनी है, तो ये बनी है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। भैया ये जो बीजाणु जनन कोशिका है वो क्या बन जाती है, बिना विभाजन किए हुए ही वो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह वो कार्य करने लगती है। तो भाई साहब वो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बन गई, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्या, मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, लिखो समझो। अब ये मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा। इस मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर होगा अर्धसूत्री विभाजन। अब मुझे ये बताओ, अर्धसूत्री विभाजन दो तरह का होता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो दो भागों में बढ़ जाते हैं, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में होता है क्रोमोसोम दो भागों में नहीं बढ़ते हैं, सिर्फ केंद्रक दो भागों में बढ़ जाते हैं। यानी कि अगर अर्धसूत्री विभाजन होगा तो एक कोशिका से, जैसे एक गुरु बीजाणु है, इससे 4 गुरु बीजाणु हमें उत्पन्न होंगे। कितने, 4 गुरु बीजाणु हमें उत्पन्न होंगे, जिनमें से अगर क्या, बिल्कुल सही बात है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है हमारी 2n, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन होगा तो n कोशिका वाले गुरु बीजाणु हमें उत्पन्न होंगे। बताओ यहां तक आप लोग समझे कि नहीं, बताइए जरा। 2n है, अब देखो बना लो भाई, इसको a मान लो,
इसको बी मान लो, यहाँ पे सी। ये एक प्राइमरी कोशिका हो गई, है ना, प्राइमरी सेल मतलब प्राइमरी पेराइटल सेल। अब इसके बाद अर्धसूत्री विभाजन हुआ, 1 2 3 4। लेकिन इनकी खास बात है क्या, कि अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद ये 2n नहीं रह गए, ये द्विगुणित नहीं रह गए, ये अगुणित रह गए। और इनको क्या बोलते हैं, अगुणित बीजाणु। ठीक है, अगुणित बीजाणु हैं ये कौन सा भाग है, तो ये भाग है आपका कैलाजा निभाग। ठीक है, ये क्या है, तो ये सभी अगुणित बीजाणु हैं, अगुणित बीजाणु। ठीक है, यन समझ गए। ये चारों जो थे वो अगुणित थे। लेकिन इसमें से ये समझ में आता है कि 3 गुरु बीजाणु, 3 जो गुरु बीजाणु है इसमें से, है ना, 3 गुरु बीजाणु अक्रियाशील रहता है। समझना यार, बहुत इसमें थोड़ा सा वो है ना, 3 तो अक्रियाशील है, 3 तो कोई कुछ काम ही नहीं करते हैं। ठीक है, 3 तो काम नहीं करते हैं, लेकिन एक गुरु बीजाणु काम करता है, और जो काम करता है उसे क्रियाशील गुरु बीजाणु कहते हैं। तो जो निभाग की तरफ वाला गुरु बीजाणु होता है वही काम करता है, बाकी तीनों नीचे जो बीजांड द्वार की तरफ के जो गुरु बीजाणु रहते हैं वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, बताइए, तो इसको बोलते हैं, ये क्रियाशील गुरु बीजाणु है। ठीक है, क्रियाशील गुरु बीजाणु। ठीक है, चलो, तो 3 इसमें से क्या हुए, तो 3 अक्रियाशील हो गए। जब 3 अक्रियाशील हो गए तो डी का डायग्राम कैसे बनेगा, डायग्राम इसमें ऐसे बनेगा, ये देखो, बनाओ इसको, अब समझ लेना, एक ये बना लेना अपने मन से, है ना, ये वाला लो बना दे रहा हूँ। 3 अक्रियाशील हो गए तो बचा सिर्फ एक गुरु बीजाणु बचा, और वो भी क्या है, डाट का है, बना दी, ये यन है, अगुणित है, याद रखना। क्या बचा, तो एक गुरु बीजाणु बना, एक गुरु बीजाणु बचता है, तो ये क्या है, ये बीच वाला भाग, ये इसका है केंद्रक। अब खेल शुरू होता है। अब इस केंद्रक के अंदर, जो गुरु बीजाणु के अंदर केंद्रक है, अब किसी केंद्रक के अंदर विभाजन शुरू होता है, समसूत्री विभाजन होता है। समझना, यही केंद्रक के अंदर क्या होता है, ठीक है, इस केंद्रक के अंदर होता है समसूत्री विभाजन। अब मुझसे बताओ, अगर ये केंद्रक के अंदर समसूत्री विभाजन होगा तो सिर्फ मैं केंद्रक का ही चित्र बनाऊंगा, ठीक है, और पूरा नहीं बनाऊंगा। अगर समसूत्री विभाजन होगा तो क्या ये 2 केंद्रक बनेंगे कि नहीं बनेंगे, आप मुझे बताइए। केंद्रक यन है, समसूत्री विभाजन हो रहा है, यानी कि समान गुणसूत्र बटेंगे, तो क्या ये यन बनेंगे कि नहीं। तो एक केंद्रक ध्रुव की तरफ चला जाता है और एक केंद्रक बीजांड द्वार की तरफ चला जाता है। तो इसके पास कितने केंद्रक हो गए, समसूत्री विभाजन के दौरान क्या हुए, इसके पास 2 केंद्रक बन गए। ठीक है, फिर ये 2 केंद्रक फिर आपस में समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, समसूत्री होता है। जब समसूत्री विभाजन होता है, समझना, जब समसूत्री विभाजन होता है तब ये 2 केंद्रक, एक केंद्रक था 2 हो गए, 2 थे, इधर नीचे 1 था 2 हो गए, समसूत्री विभाजन। फिर एक बार समसूत्री विभाजन होता है ना, इसमें मतलब समसूत्री विभाजन होता ही रहता है ना। फिर इसमें समसूत्री विभाजन हो गया। अब देखना, जब इसमें समसूत्री विभाजन अब होता है तो भैया 2 थे, ऊपर वाले 4 हो जाएंगे, नीचे वाले भी 4 हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैं नाम वाम सब बताया था ना कि इसका क्या नाम है, क्या नाम, तो वही नामों है तब पता चलेगा। 4 केंद्रक, यानी कि 4 केंद्रक हमारे निभाग की तरफ हैं और 4 केंद्रक हमारे बीजांड द्वार की तरफ है। ठीक है, अब क्या होता है, अब इनके मध्य में जो है, ठीक है, एक सेकेंड ना रुकिएगा, किताब में इतने अच्छे से नहीं समझाया जितने मैं समझा रहा हूं। ठीक है, ये देखो, ये जो 4 केंद्रक में से 3 केंद्रक, इसके अंदर एक एक केंद्रक, ऊपर से भी निभाग की तरफ से एक केंद्रक और नीचे से बीजांड द्वार की तरफ से एक केंद्रक, एक एक केंद्रक मध्य में चला जाता है।
यानी कि हमारे कहने का मतलब ये है कि भैया एक एक केंद्रक मध्य में गया तो क्या बना, एक ही में समय गया, एक यहाँ पहुँच गया, इसका एक यहाँ पहुँच गया, पहुँचाओ 1 2 3 1 2 3 हैं हैं केंद्रक हैं, ठीक है, एक यहाँ आ गए एक यहाँ आ गए, ये देखो। अब समझने वाली बात क्या है, अगर केंद्रक होगा तो वो एक कोशिका बनाएगा, तो जो केंद्रक थे ना ये अपना अपना कोशिका बनाने लगे, ये एक अलग कोशिका बनाया, अलग कोशिका बनाया, अलग बनाया, ये अलग बनाया, अलग बनाया, अलग बनाया। लेकिन जो बीच वाले जो दोनों केंद्रक थे ना वो सोच में पड़े थे कि यार भैया अलग अलग कैसे बनाए, तो बोले एक काम करते, दोनों केंद्रक एक में ही भरे रहने दो, एक कोशिका बना लेते, उसी के अंदर दोनों लोग रहते हैं, ज़्यादा ये फालतू का तमाशगीर वाला काम नहीं करते, ठीक है। ये निभाग वाला भाग है, अगर आप इसको डायग्राम से समझें तो ये देखो, है ना, ये देखो ये भाग है, ये भाग क्या है, ये निभाग है, और ये क्या है, तो ये है बीजांड द्वार। समझना भाई साहब, कोई नहीं समझाएगा तुम्हें, ठीक है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, बहुत बड़ा टॉपिक तुम्हारा क्लियर हो गया है, ठीक है। जो निभाग वाले भाग की जो कोशिकाएं होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिमुख कोशिकाएं, है ना। अब तो भैया केंद्रक था, लेकिन अब ये कोशिकाएं बना लिया ना, बताइए ये क्या बना लिया, तो ये बना लिया कोशिकाएं। तो ये कौन सी कोशिका हुई बाबू, तो ये हुई प्राथमिक कोशिका। क्या हुई, प्राथमिक कोशिका। और सॉरी प्रतिमुख कोशिका, प्राथमिक नहीं यार, प्राथमिक क्या जा रहा है, प्रतिमुख कोशिका हुई। और जो बीच में हुई उसको बोलते हैं ध्रुवी केंद्रक, या फिर इसको बोलते हैं द्वितीयक केंद्रक, ठीक है। द्वितीयक या फिर ध्रुवी केंद्रक से नाम से भी इसको जानते हैं, या द्वितीयक कोशिका। ये 2n है, याद रखना, बाकी सब क्या है, बाकी सब n है, प्राथमिक कोशिकाएं n है, ये 2n है, क्योंकि देखो भाई n 2n हो गया, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, बताओ कोई दिक्कत नहीं। अब जो नीचे कोशिकाएं बनती हैं इसको बोलते हैं एग ऑपरेटस, अंड समुच्चय, ये तीनों कोशिकाएं को बोला जाता है अंड समुच्चय। एग ऑपरेटस, और आपने बताया था भैया कि एग ऑपरेटस में बताया था ये दोनों सहायक कोशिकाएं होती हैं और एक अंड कोशिका होती है, यानी कि एग ऑपरेटस में, यहाँ पे बता देता हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं एग सेल, है ना, एग सेल जिसको हमने बोला अंड कोशिकाएं, और इन दोनों कोशिकाओं को बोलते हैं सहायक कोशिका, सिनर्जिड सेल, ठीक है। तो इसको हमने बोला सहायक कोशिका, ठीक है। प्रतिमुख को बोला एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल, सहायक को साइनर्जिड सेल, ये बोल दिया, ठीक है। यहां से एक बहुत ही ज्यादा समाप्त हो गया भाई, खत्म हो गया, ये हो गया, पढ़ लिए तुम, गुरु बीजाणु जनन, मेगा स्पोरोजेनेसिस, यही था, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, ठीक है। लेकिन इसको सीरियल से बनाना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। ABCD, फिर EFG और H में तुम्हारा सब खत्म, ठीक है। यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीजांड द्वार के अंदर कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, समझना, कितने केंद्रक नहीं पूछ रहा, कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो बीजांड द्वार के अंदर देखना, एक कोशिका, 2 3 4 5 6, ये कोशिका है, 7 कोशिका। अगर पूछा जाए बीजांड द्वार के अंदर कितनी कोशिका पाई जाती हैं तो 7 पाई जा रही हैं। लेकिन अगर पूछा जा रहा है कि बीजांड द्वार के अंदर कितने केंद्रक पाए जा रहे हैं, समझ लेना, कितने केंद्रक पाए जा रहे हैं, तो केंद्रक पाए जाएंगे 8, कितने 8, 1 केंद्रक, 2 केंद्रक, 3 केंद्रक, 4 केंद्रक, 5 केंद्रक, 6 केंद्रक, 7 केंद्रक, 8 केंद्रक। तो बीजांड द्वार के अंदर केंद्रक 8 पाए जाते हैं और कोशिका 7 पाई जाती हैं, ये याद रखना, ठीक है। ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक आवृत बीजी बीजांड के अंदर, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है यार, जो बीजांड है वो आवृत बीज के अंदर होगा, ठीक है। तो एक आवृत बीजी बीजांड के अंदर कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं और कितने केंद्रक पाए जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर इसे नहीं कर पाए तो दुनिया में तुम कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, और इतनी आसानी से अगर तुम समझ नहीं पाओ तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बता दो कि भैया अभी मैं समझ नहीं पाया हूँ, ठीक है।
तो भाई नहीं समझ पाओ दोबारा से फिर से देख लेना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मुझे इतना 100% विश्वास है यार कि इसको देखने के बाद तुम समझ गए होगे। ठीक है, तुम लोग देख रहे हो कि मेरी आवाज़ कैसे हो गई है ना, कि सोचे हो यार बहुत मेहनत करना पड़ता है ना। अगर पूछा जाए गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, बता सकते हो? गुरु बीजाणु जनन कि भाई देखो, इसके अंदर एक बीजांड है, एक भ्रूण कोश है, ठीक है। तो बीजांड और भ्रूण कोश में परिवर्धन को ही गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है। बाकी डेफिनेशन आप किताब खोलोगे एनसीईआरटी 27 पेज नंबर में सब कुछ लिख रखा है। और देखो ये चीज़ें आपको समझा करके दिखाया है, ये यहाँ पे जो चित्र बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे समझा करके दिखाया है, बाकी चीज़ें तुम लोग समझ सकते हो। ठीक है, तो चलिए यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सिर्फ एक लाइक कर देना भाई, ज़्यादा नहीं मांगूंगा नहीं तुम उदास हो जाओगे। ठीक है, एक लाइक कर देना, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, किसी प्रकार की दिक्कत के लिए बायोमन तुम्हारे साथ है। बायोमन की पूरी टीम और बायोमन मोटिवेशन, एक और चैनल है बायोमन मोटिवेशन, उसकी टीम भी तुम्हारे साथ है। ठीक है, तो फिर भी कोई दिक्कत होती है तुम लोग तुरंत कमेंट करना, तुरंत बात करना। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।